जय हिंद साथियों, मैं अनिल कुमार फिर से अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के सेशन में मेरा जो टॉपिक है वो आपको भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद से संबंधित है और इस टॉपिक के अंतर्गत आज हम इसका दूसरा क्लास करेंगे। अगर आप पहले क्लास को नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे और आप उसे देख लेंगे। तो चलिए साथियों, आज के इस सेशन को शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले जान लीजिए कि पहले क्लास में हम लोग 1 से लेकर 40 तक के प्रश्नों का एनालिसिस किए थे। आज हम लोग क्या करेंगे कि आपको 41 से लेकर 80 तक के प्रश्नों का एनालिसिस करेंगे। तो चलिए साथियों, इसे शुरू करते हैं और यह जो है आज इसका जो लेक्चर है वो आपको दूसरा है, से आप लोग याद रखेंगे। देखिए, तो ये जो आपका 41 नंबर प्रश्न है साथियों, वो क्या कह रहा है? देखिए, कह रहा है कि किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास है। तो साथियों, अनुच्छेद 248 के तहत जो अवशिष्ट शक्तियां है वो आपको केंद्र के पास है। तो यहाँ से एक बात आती है कि अवशिष्ट शक्तियां जो होती है वो आपको क्या होती है, आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है ना। तो देखिए, भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच में क्या है कि जो विधायी शक्तियां है उसका बंटवारा जो है वो आपको 3 सूचियों के माध्यम से किया गया है। एक है आपको संघ सूची, राज्य सूची और आपको संवर्धित सूची। तो देखिए, जिन विषयों का उल्लेख इन तीनों सूचियों में नहीं है उसे रखा गया है आपको अवशिष्ट सूची में, ठीक है ना। तो हमारे भारत में ये जो अवशिष्ट शक्तियां है केंद्र के पास होगी, यह प्रेरणा जो दी गई है वो आपको कनाडा से। इस बात को भी आपको अच्छे से याद रखना है कि भारतीय संविधान में जो अवशिष्ट शक्तियां है वो आपको केंद्र के पास होगी। यह कहां से लिया गया है? वो आपको कनाडा से। तो इन सभी चीजों को आपको बढ़िया से देख लेना है और जहां भी दिक्कत हो आप लोग कमेंट करके जरूर बताओगे। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो साथियों, अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, इस पर हम लोग क्या करते हैं कि आपको बात करते हैं। देखिए, 42 नंबर क्या कह रहा है कि राज्यों द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है। मतलब आपसे पूछा जा रहा है कि आपको संसद जो है राज्यों के प्रार्थना करने पर, राज्य के आग्रह करने पर जो है वो आपको किस अनुच्छेद के तहत क्या है उस राज्य के लिए कानून जो है वो आपको बना सकता है। तो साथियों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा? हो जाएगा अनुच्छेद 252। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 252। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका वो क्या हो जाएगा कि आपको सही हो जाएगा। तो इन चीजों को बढ़िया से आपको देख लेना है। चलिए अब चलते हैं हम लोग 42 नंबर प्रश्न की ओर। और आप लोगों को समझ में आ रही है या नहीं आ रही है आप लोग कमेंट करके जरूर बताओगे। देखिए, अगला क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय में संबंध में विधि बनाने की शक्ति जो है वो आपको प्रदान करता है। यानी कि आपसे डायरेक्ट पूछा जा रहा है कि राज्य सूची के विषय पर जो है वो आपको संसद जो है कानून बना सकती है, ठीक है ना। तो आपको कब या किस अनुच्छेद के तहत, ठीक है ना। तो यह आपको यानी कि अनुच्छेद 249 के तहत। इसका ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वो आपको सही हो जाएगा। अब जानिए कि क्या है। तो जैसे देखिए कि भारतीय संविधान में क्या है कि आपको जो केंद्र और राज्यों के बीच में जो विधायी शक्ति है उसका बंटवारा 3 सूचियों के क्या है कि आपको माध्यम से किया गया है। जैसे एक जो है आपको संघ सूची, देखिए इसको समझना होगा आपको, ठीक है ना। उसके बाद जो है आपको राज्य सूची, क्या है? राज्य सूची। उसके बाद जो है वो आपको संवर्ती सूची, क्या है? संवर्ती सूची। तो देखिए, ये 3 सूचियों के माध्यम से केंद्र और राज्यों के बीच में क्या है कि आपको मतलब कि विधायी शक्तियों का बंटवारा किया गया है। तो देखिए, तो ये जो आप देख रहे हैं संघ सूची, इस पे जो कानून बना सकती है वो तहत आपको केवल केंद्र सरकार, क्या है? केंद्र सरकार। राज्य सूची के जो विषय होते हैं उस पर आपको राज्य विधानमंडल जो होते हैं वो आपको कानून बनाते हैं, क्या है? कानून बनाते हैं सामान्यतः। उसके बाद संबंधित सूची के विषय पर आपको केंद्र और क्या है कि राज्य दोनों जो है आपको क्या है कि कानून बना सकता है। लेकिन विवाद की स्थिति में केंद्र द्वारा बनाए गए कानून क्या होते हैं कि आपको मान्य होते हैं। यहाँ पर एक बात आप समझिए कि ये जो राज्य सूची के विषय है, ठीक है ना। तो राज्य सूची के विषय पर ये जो आपको संसद है वो संसद भी कानून बना सकती है। कब बना सकती है? तो इस बात को भी आपको अच्छे से याद रखना है। जब आपको अनुच्छेद 249 के तहत राज्य सूची के किसी विषय को राज्यसभा जो है आपको राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित कर दे, तब उस विषय पर कानून कौन बना सकता है? जानते हैं? तो आपको संसद। तो वही चीज यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको डी हो जाएगा, ठीक है ना। तो इन सभी बातों को आपको अच्छे से याद रखना है। जहां भी दिक्कत हो साथियों आप लोग कमेंट करके जरूर बताओगे। चलिए आगे चलते हैं। क्या करें? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने हेतु संसद जो है राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। देखिए, यहाँ पर एक पॉइंट है कि आपको अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने के लिए, ठीक है ना,
कि संसद जो है वो आपको क्या है कि आपको मतलब राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। तो यह बात जो कही गई है अनुच्छेद 253 में, किसमें कही गई है? अनुच्छेद 253 में। तो ऑप्शन नंबर डी साथियों इसका सही हो जाएगा। अब देखिए जरा सा, अभी पढ़े थे अनुच्छेद 252, तो राज्यों की प्रार्थना करने पर संसद जो है उस राज्य के लिए कानून बना सकता है। अनुच्छेद 249, इसको याद रखिएगा कि राज्य सूची के विषय को जब राज्यसभा क्या है कि आपको राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित कर दे तो उसको संसद जो होगा वो आपको क्या करेगा कि 1 साल के लिए जो है वो आपको कानून बना सकता है। ठीक है ना? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको डी हो जाएगा। और याद रखिएगा कि जहां पर अंतरराष्ट्रीय समझौता लिखा रहे और वह राज्य सूची के विषय के संदर्भ में पूछा जाए कि संसद जो है उसको प्रभावी बनाने के लिए किस अनुच्छेद के तहत कानून बनाएंगे, तो आप कहोगे अनुच्छेद 253 के तहत। तो उम्मीद है कि आप इसे समझ गए होंगे। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न को। देखिए क्या कर रहा है, केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो साथियों केंद्र और राज्यों के बीच में जो प्रशासनिक संबंध है वो आपको अनुच्छेद क्या है कि आपको 256 से 263 के बीच में क्या है कि आपको वर्णित है। मतलब केंद्र और राज्य के बीच में जो आपको क्या है कि कार्यपालिका से संबंधित जो आपको संबंध है, प्रशासन से संबंधित यानी प्रशासनिक संबंध जो है उसका वर्णन जो किया गया है वो आपको अनुच्छेद 256 से 263 तक। देखिए तो अगर प्रशासनिक लिखा रहे तब या कार्यपालिकीय लिखा रहे तब दोनों बात क्या हो जाएगा कि आपको एक ही हो जाएगा। ठीक है ना? तो इन चीजों को बढ़िया से देख लीजिएगा। और भारत में क्या है तो याद रखिएगा कि संघीय कार्यपालिका के जो प्रमुख होते हैं वो आपको राष्ट्रपति होते हैं, लेकिन अगर वास्तविक प्रमुख कहा जाए तो वे आपको प्रधानमंत्री होते हैं। तो इन सभी चीजों को अच्छे से आपको देख लेना है। 45 का सही आंसर आपको क्या हो जाएगा? तो ए हो जाएगा। चलिए 46 में संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है? तो अनुच्छेद 256 के अंतर्गत क्या है कि केंद्र सरकार जो है वो आपको राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है। ठीक है ना? तो इस सभी चीजों को आपको अच्छे से देख लेना है। ठीक है ना? इसमें और भी ऑप्शन दिए गए हैं, उस ऑप्शन पर भी हम लोग क्या करते हैं कि विचार करते हैं। जैसे देखिए अनुच्छेद 356, इसके तहत जो होते हैं आपको राष्ट्रपति शासन की क्या होती है कि आपको घोषणा की जाती है। तो राष्ट्रपति शासन को ही हम लोग कहते हैं प्रेसिडेंट रूल। क्या कहते हैं? प्रेसिडेंट रूल। ठीक है ना? ये जो प्रेसिडेंट रूल है सबसे पहले आपको कहाँ लागू हुई थी? तो आप याद रखेंगे पंजाब में। चलिए अनुच्छेद 263 जो साथियों इसमें आपको अंतरराज्यीय क्या है, अंतरराज्यीय जो परिषद है, इस अंतरराज्यीय परिषद के बारे में क्या किया गया कि आपको उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 370 में जो है वो आपको किसका उल्लेख है? तो याद रखिएगा कि अनुच्छेद 370 में जो है वो आपको इसके तहत पहले क्या था कि आपको जम्मू और कश्मीर को जो था वो आपको विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। हालांकि अब आपको जम्मू और कश्मीर से धारा 370 जो है वो आपको निरस्त कर दिया गया है। तो इस बात को याद रखिएगा क्योंकि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन जो विधेयक आया था 2019 में, उसके तहत जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांट दिया गया, एक लद्दाख और एक आपको जम्मू और कश्मीर। और इस प्रकार से दोनों को जो है वो आपको केंद्र शासित प्रदेश जो है साथियों बना दिया गया है। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको ए हो जाएगा। इसे बढ़िया से देख लीजिएगा। आगे चलते हैं। देखिए क्या कह रहा है, अंतरराज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया? अभी बताएं कि अंतरराज्यीय परिषद के गठन का जो आपको उल्लेख है अनुच्छेद 263 में। तो ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा कि आपको सही हो जाएगा। फिर अनुच्छेद 280 साथियों इसमें जो है आपको वित्त आयोग के बारे में क्या किया गया कि आपको उल्लेख किया गया है। उसके बाद है अनुच्छेद 249। तो अनुच्छेद 249 में यह बात कही गई है कि राज्य सूची के विषय पर जो है संसद जो है वो आपको 1 वर्ष के लिए कानून बना सकती है। अगर राज्य सूची के किसी विषय को राज्यसभा जो है वो आपको राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित कर दे तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से देखना है। चलिए तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा? तो यह आपको बी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्या करा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का क्या है कि आपको प्रावधान किया गया है? मतलब वित्त आयोग मतलब जो आपको फाइनेंस कमीशन है उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो देखिए तो अनुच्छेद आपको 280 के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन के बारे में प्रावधान किया गया है। और एक चीज याद रखिएगा कि एसएससी सीजीएल का जो एग्जाम हुआ है जुलाई 2023 में 20 या 21 को, मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं है, उसमें यह प्रश्न पूछा गया था कि वित्त आयोग में जो सदस्यों की संख्या होती है वो आपको कितनी होती है? तो वित्त आयोग में जो सदस्य की संख्या होती है वो आपको 5 होती है, जिसमें एक जो होते हैं वो आपको अध्यक्ष होते हैं और 4 जो होते हैं वो आपको अन्य सदस्य होते हैं। तो इन चीजों को आपको बढ़िया से देख लेना है। ये जो आपको वित्त आयोग है तो वित्त आयोग के सदस्य और उसके जो आपको क्या होते हैं अध्यक्ष, उसकी जो नियुक्ति करते हैं वो आपको कौन करते हैं जानते हैं? तो आपको राष्ट्रपति। और अभी जो है वर्तमान में साथियों वो आपको 15वीं वित्त आयोग जो है वो आपको चल रही है। कौन सी वित्त आयोग चल रही है?
तो कहेंगे 15वीं वित्त आयोग। और इस 15वीं वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो कहेंगे आपको एनकेसी। क्या कहेंगे? एनकेसी। और भारत में प्रथम वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? तो कहेंगे 1951 में। और इसके पहले अध्यक्ष जो थे वो आपको केसी नियोगी थे। तो इन चीजों को आप अच्छे से याद रखिएगा। चलिए और भी अनुच्छेद है जिसे हम समझते हैं। तो देखिए धारा 370 पहले जम्मू और कश्मीर में क्या था कि आपको मतलब लागू था, जिसे आपको 2019 में निरस्त कर दिया गया। अनुच्छेद 368 के तहत हम लोग संविधान में क्या करते हैं कि आपको संशोधन करते हैं। यानी कहने का मतलब हुआ कि भारतीय संसद जो है संविधान में संशोधन कर सकती है अनुच्छेद 368 के तहत। इन सभी बातों को आपको अच्छे से देख लेना है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ना वो आपको सी हो जाएगा। और आप लोगों को क्लास कैसी लग रही है आप लोग अपना फीडबैक जो है साथियों जरूर देंगे। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? कह रहा है कि संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, यह बताया गया था। तो साथियों संपत्ति का जो अधिकार है ना वह आपको अब जो है कानूनी अधिकार है, जिसका उल्लेख जो है संविधान के अनुच्छेद 300 के क में किया गया। और पहले जो संपत्ति का अधिकार था याद रखिएगा यह आपको मौलिक अधिकार था। कैसा अधिकार था? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार होने का मतलब हो गया क्या? तो आपको फंडामेंटल राइट्स। तो पहले हमारे भारतीय नागरिकों को जो है मूल में आपको 7 प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए थे, जो कि अब मौलिक अधिकार की जो संख्या है वो आपको घटकर जो है वो आपको 6 प्रकार की हो गई। मतलब कि वर्तमान में 6 प्रकार के जो है वो आपको मौलिक अधिकार जो है प्रदान किए गए। तो ये जो 7वां मौलिक अधिकार देख रहे हैं ना यही है आपको संपत्ति का क्या कहेंगे कि आपको अधिकार, जिससे अब कानूनी अधिकार जो है वो आपको बना दिया गया है। तो यहाँ से एक बात आती है कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से इस संशोधन द्वारा हटा दिया गया था। तो 44वें संशोधन के द्वारा। 44वें संशोधन कब हुआ था? तो ये आपको 1978 में। तो इन चीजों को आपको बढ़िया से देख लेना है। तो कभी कभी प्रश्न पूछा जाएगा कि संविधान में 44वां संशोधन कब हुआ था? 1978 में। और इसी के द्वारा क्या हुआ था कि मौलिक अधिकार को संपत्ति के जो अधिकार है उसमें से क्या हुआ था कि जानते हैं कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से क्या कर दिया गया कि आपको हटा दिया गया। और संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार के अंतर्गत जो है वो आपको रख दिया गया। और भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार की संकल्पना है वो आपको किस देश से प्रेरित है? तो वो आपको अमेरिका से प्रेरित है। तो इस सब बात को आपको अच्छे से याद रखिएगा। और इस मौलिक अधिकार का जो उल्लेख है संविधान के भाग 3 में। और अगर हम अनुच्छेद की बात करते हैं तो वो हो जाएगा आपको 12 से 35, जो कि हम आपको अनुच्छेद वाले जो पहले वीडियो है साथियों उसमें आपको हम क्या कहते हैं कि सारी चीजों को अच्छे से क्या कहते हैं कि कवर किए थे। तो इन चीजों को आपको बढ़िया से देख लेना है। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न को, लेकिन उससे पहले इसका सही आंसर हो जाएगा वो आपको डी हो जाएगा। चलिए 50 में कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नैसर्गिक न्याय के प्रसिद्ध सिद्धांत सुनवाई के अधिकार का समावेश किया गया? मतलब संविधान के किस अनुच्छेद में जो है सुनवाई के अधिकार का समावेश किया गया है? तो वह है साथियों अनुच्छेद 311। इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी। तो इसे आपको अच्छे से याद रखना है। तो इतने लंबे क्वेश्चन है आप इसको याद कैसे रखिएगा? तो सीधे आपको याद रखना है सुनवाई के अधिकार। इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में? तो 311 में। ठीक है ना? तो इन सभी बातों को बढ़िया से आपको देख लेना। और आप लोगों को क्लास कैसी लग रही साथियों जरूर अपना फीडबैक जो है हमें देंगे, क्योंकि आप लोगों के फीडबैक के बाद ही क्या होगा कि हम अपनी क्लास को जो है थोड़ा बहुत क्या है कि आपको सुधार सकते हैं। जहां आपको दिक्कत होती हो आप उस टॉपिक पे भी हमसे क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। ठीक है ना? चलिए आगे चलते हैं। क्या कह रहा है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है? तो साथियों अनुच्छेद 312 जो है ना वो आपको नई अखिल भारतीय सेवा का क्या है जानते हैं कि आपको स्थापना की बात करता है। और नई अखिल भारतीय सेवा को कौन स्थापित कर सकता है? तो यह आपको राज्यसभा। कौन है? राज्यसभा, जो कि भारतीय संसद का उच्च सदन है। यही आपको नई अखिल भारतीय सेवा को सृजित कर सकता है। तो इन चीजों को अच्छे से याद रखिएगा। दूसरी बात आपको क्या याद रखना है साथियों कि अभी जो है आपको अखिल भारतीय सेवा में 3 सेवा आते हैं। एक आपको आईएएस, ठीक है ना, एक जो है आपको आईएफएस और एक जो जाएगा आपको आईपीएस। क्या है? आईपीएस। तो इन दोनों सेवाओं के अलावे अगर चाहेगा राज्यसभा की अखिल भारतीय सेवा में और भी कोई सेवा जोड़ा जाए तो वह आपको अनुच्छेद 312 के तहत क्या कर सकता है कि आपको जोड़ सकता है। और साथियों अगर आपको आईएएस का जॉब प्राप्त करना है, आईएफएस में जाना है, आईपीएस बनना है तो आपको इसके लिए क्या होगा जानते हैं कि आपको यूपीएससी जो है उसके एग्जाम को जो होगा आपको निकालना पड़ेगा। यानी कहने का मतलब हुआ कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो इन सभी चीजों को अच्छे से आप देख लीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर जो भी है इसका वो आपको सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न को। देखिए क्या कर रहा है? कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा
लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है। तो साथियों, लोक सेवाओं को जो संरक्षण प्रदान किया गया है ना, वो आपको अनुच्छेद 311 के तहत, किसके तहत है? 311 के तहत, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। उसके बाद है आपको अनुच्छेद 315 तैयार रखिएगा, इसमें राज्यों के लिए और आपको केंद्र के लिए जो लोक सेवा है उसके बारे में उल्लेख किया गया। अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवा जो है उसके बारे में चर्चा की गई है। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से देख लेना है, ठीक है ना। तो 52 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको बी हो जाएगा। अच्छी देती रहे में। और आप लोग रियली बताइएगा कि आप लोगों को क्लास जो है कैसी लग रही है, ठीक है ना। क्लास में अगर कहीं सुधार की आवश्यकता हो तो आप लोग अपना फीडबैक जरूर देंगे, ठीक है ना। और सभी आदमी जो है अच्छे से सारे चीजों को नोट करते चलेंगे, क्योंकि यह आपको 11 12 इसके अलावा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वाले सभी छात्र छात्राओं के लिए क्या है कि आपको इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए क्या कर रहा है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया, अभी बताएं। अनुच्छेद 315 के तहत। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा कि आपको सही हो जाएगा। मतलब कि राज्यों के लिए भी और आपको क्या है कि संघ के लिए भी जो लोक सेवा आयोग है उसका जो उल्लेख किया गया है कहा, तो क्या कहेंगे अनुच्छेद 315 में। जैसे देखिए बिहार राज्य में क्या है कि बिहार लोक सेवा आयोग है, उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग होगा, बिहार लोक सेवा आयोग जिसको आप लोग बीपीएससी कहते हैं। तो देखिए कहने का मतलब कि राज्यों के लिए और केंद्र के लिए दोनों के लिए जो लोक सेवा का वर्णन है ना, लोक सेवाओं का, वो आपको 315 में, इसे आपको देख लेना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। आगे देखिए कह रहा है कि संविधान का अनुच्छेद 312 किससे संबंधित है। तो अभी बताया था कि संविधान का अनुच्छेद 312 जो है और फिर भारतीय सेवाओं से क्या है कि आपको संबंधित है। उसके बाद है आपको और भी अनुच्छेद है, ठीक है ना। सॉरी, और भी क्या है कि आपको ऑप्शन डी से देख लेते हैं। तो हिंदी भाषा से, तो हिंदी भाषा से संविधान का अनुच्छेद जो है 343, ठीक है ना, 343 एक, यह सब आपको संबंधित है। उसके बाद है भारत में अनिवार्य रूप से राष्ट्रपति का पद होगा। यह बात जो कही गई है अनुच्छेद आपको 52 में 3 चीजों का आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। और राज्य जो है वो हिंदी के विकास के लिए क्या करेगा कि आपको कार्य करेगा, यह बात कही गई है अनुच्छेद 343 में। तो इस सभी चीज को आपको अच्छे से याद रखिएगा। और हिंदी जो है ना वो आपको क्या जानते हैं, तो यह आपको भारत की जो है वो आपको राजभाषा है। तो ये सारे चीज आपको अच्छे से याद होने चाहिए। चलिए अब हम चलते हैं आगे, लेकिन उससे पहले इसका सही आंसर हो जाएगा वो आपको ये हो जाएगा। और आप लोगों को पढ़ने में मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है आप लोग बताइएगा, क्योंकि ये जो टॉपिक है थोड़ा सा टफ है, लेकिन आपके एग्जाम में जो होते हैं पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए थोड़ा सा क्या करना है कि आपको थोड़ा बहुत मन मार के तो पढ़ना पड़ेगा ही, ठीक है ना। और पढ़ाई के अलावा दूसरा कोई विकल्प तो है भी नहीं। चलिए देखिए क्या कर रहा है। देखिए क्या कर रहा है कि संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख जो है किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है वो आपको है। तो देखिए तो ये जो आपको यूपीएससी है यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इसके कार्यों का जो उल्लेख है ना वो आपको अनुच्छेद 320 में, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वो आपको सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए जो है वो आपको प्रावधान है। तो देखिए तो निर्वाचन आयोग के लिए जो प्रावधान है ना वो आपको अनुच्छेद 324 में, तो ऑप्शन नंबर जो सी है इसका सही हो जाएगा। तो यहाँ से एक बात आती है कि जो निर्वाचन आयोग है इसका गठन कब हुआ था। तो साथियों इसका जो गठन हुआ था वो आपको 25 जनवरी क्या कहेंगे जानते हैं 1950 को। देखिए निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था, क्या कहेंगे जानते हैं 25 जनवरी 1950 को। और ये जो आपको 25 जनवरी है इस दिन जो होते हैं ना वो आपको राष्ट्रीय मतदाता दिवस, क्या है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो होते हैं वो आपको मनाया जाता है। अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि बताइए कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है तो क्या कहिएगा 25 जनवरी 1950 को, मतदाता को जागरूक करने के लिए। दूसरी बात क्या है कि जो निर्वाचन आयोग है इसका मुख्यालय क्या है, तो आपको नई दिल्ली में। चीजों का बढ़िया से देख लीजिएगा। और अभी जो निर्वाचन आयोग है उस निर्वाचन आयोग में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है, 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। और इन आयुक्तों की जो नियुक्ति करते हैं ना वो आपको कौन करते हैं जानते हैं, तो वे आपको राष्ट्रपति करते हैं। तो 56 का सही आंसर आपको सी हो जाएगा। इस बात को अच्छे से आप याद रखोगे। चलिए आगे चलते हैं। देखिए हालांकि अब यह व्यवस्था नहीं है हमारे संविधान में, लेकिन कम से कम आप उसे पढ़ लीजिए बढ़िया से। देखिए क्या करें, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को लोकसभा में नामित किया जा सकता है। तो देखिए तो ऑप्शन क्या है 330, 342, 326, 331। इसका सही आंसर हो जाएगा ना वो आपको ऑप्शन नंबर डी, आपको क्या जानते हैं 331। तो फिर यहाँ से एक बात आती है, कौन सी बात आएगी कि ये जो एंग्लो इंडियन है आखिरकार एंग्लो इंडियन हम कहते हैं इसको हिंदी में हम लोग कहेंगे आंग्ल भारतीय। क्या कहेंगे, आंग्ल भारतीय इसको बोलेंगे।
ठीक है ना। तो आंग्ल भारतीय की जो परिभाषा दी गई है वो आपको अनुच्छेद कितना में जानते हैं, तो आपको 366 में। याद रखिएगा कि आंग्ल भारतीय की जो परिभाषा दी गई है वो आपको किस अनुच्छेद में, तो क्या कहिएगा, अनुच्छेद 366 में। अब आ जाइए, अब हम लोग यहाँ से आगे चलते हैं और कुछ चीजों को और जानेंगे कि आंग्ल भारतीय हम किसे कहेंगे। पहला चीज आपको यह जानना है, तो साथियों आंग्ल भारतीय हम उसे कहेंगे जो सबसे पहले भारत का नागरिक हो। यानी कि पहला चीज आपको यह याद रखना है कि वो क्या हो, भारत का क्या होना चाहिए, क्या आपको नागरिक होना चाहिए। यानी कहने के मतलब का सिटीजनशिप जो है वो आपको भारत का हो। दूसरी बात, उसके माता जो हो वो आपको एक मतलब भारतीय हो, क्या हो, उसके माता जो हो क्या हो, तो कहेंगे कि वह आपको भारतीय हो। यानी या तो हम यहाँ पर ये भी कह सकते हैं उसके माता भारतीय हो या उसके मातृकुल भारतीय हो, और उसके जो पिता हो वो आपको यूरोपीय हो, या उसका पितृकुल जो हो वो आपको यूरोपीय हो। तो ऐसे व्यक्ति को एंग्लो इंडियन कहा जाता है। तो एंग्लो इंडियन के बारे में हम कैसे बताएंगे, कहेंगे कि वह व्यक्ति एंग्लो इंडियन के अंतर्गत आएंगे जो सबसे पहले भारत का नागरिक हो, जिसके माता जो हो वो आपको भारतीय मूल का हो, या उसका मातृकुल जो हो वो आपको भारतीय मूल का हो, ठीक है ना। उसके पिता जो यूरोपीय हो तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, एंग्लो इंडियन कहेंगे। और इसकी परिभाषा संविधान के अनुच्छेद 366 में जो है दिया गया था। पहले राष्ट्रपति क्या होते थे कि लोकसभा में इसका प्रतिनिधित्व नहीं मिलता था, तो अनुच्छेद 331 के तहत उसे क्या कहते थे कि दो एंग्लो इंडियन को नामित करते थे या मनोनीत करते थे। तो 57 का सही आंसर आपको डी हो जाएगा। चलिए 58 में है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 जो है संबंधित है, सॉरी 368 नहीं है 338 है। तो देखिए कोई कह रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 संबंधित है किससे, तो साथियों यह आपको राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से है। इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा, तो आपको ए हो जाएगा। तो इसे आप बढ़िया से देख लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या करना है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा जो है वो आपको दिया गया है। तो साथियों हिंदी को राजभाषा का जो दर्जा दिया गया अनुच्छेद 343 के एक के तहत, ठीक है ना। तो देखिए तो महात्मा गांधी की इच्छा था कि भारत की जो राजभाषा हो वो आपको हिंदुस्तानी हो, यानी कि भारत की जो राष्ट्रभाषा हो हिंदुस्तानी हो, ठीक है ना, मतलब हिंदी और उर्दू का मिला हुआ। तो संविधान सभा में सबसे ज्यादा जो है हिंदी को आपको राष्ट्रभाषा बनाने के लिए जो संघर्ष किए थे वो आपको आर.के. घुलेकर जो थे उन्होंने किए थे। लेकिन क्या होता कि हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं बन सकी, क्योंकि जब भी राष्ट्रभाषा बनाने का प्रश्न आया तो जगह जगह जो था वो आपको क्या होने लगा, विरोध होने लगा। तब चलकर हिंदी को जो है वो आपको कामकाज की भाषा जो बनाया गया, यानी कहने का मतलब हुआ कि जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो बनाया गया। तो संविधान के अनुच्छेद 343 के एक के तहत जो है हिंदी को क्या है कि आपको राजभाषा का जो है वो आपको दर्जा दिया गया। तो ऑप्शन ए जो है इसका वो आपको सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं 60 में, है कि किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी तथा आपको लिपि जो होगी देवनागरी होगी। तो यह कहा गया अनुच्छेद 343 में, किसमें, 343 में। तो इन चीजों को आप अच्छे से याद रखिएगा। उसके बाद जो है आपको अनुच्छेद 324 तो साथियों इसमें जो है आपको निर्वाचन आयोग के बारे में क्या किया गया कि आपको चर्चा किया गया है, ठीक है ना। उसके बाद है आपको अनुच्छेद 352, इसमें आपको राष्ट्रीय आपात याद रखिएगा इन चीजों को, ठीक है ना। अक्सर पूछे जाते हैं कि राष्ट्रीय आपात की चर्चा कहाँ की गई है, तो क्या कहोगे, अनुच्छेद 352 में। उसके बाद जो है साथियों अनुच्छेद 371, इसके तहत क्या है कि जो पूर्वोत्तर भारत के राज्य है, क्या है, पूर्वोत्तर भारत के राज्य, ठीक है ना, उस पूर्वोत्तर भारत के राज्यों को जो कुछ विशेष आपको क्या है कि आपको प्रावधान जो दिए गए हैं वो आपको 371 के तहत 371 ए बी सी डी ऐसे कर गए, ठीक है ना। इसे बढ़िया से देख लीजिएगा। तो यहाँ से प्रश्न आएगा कि पूर्वोत्तर भारत के अंतर्गत कितने राज्य आते हैं, तो देखिए पूर्वोत्तर भारत में आपको 8 राज्य आते हैं, याद रखिएगा। एक जो है आपको सबसे पहले याद रखना सिक्किम, उसके बाद जो है आपको अरुणाचल प्रदेश, क्या कहेंगे, अरुणाचल प्रदेश। चलिए अरुणाचल प्रदेश के बाद जो जाएगा साथियों वो आपको नागालैंड, क्या है, नागालैंड। उसके बाद जो है वो आपको मणिपुर, क्या है, मणिपुर। मणिपुर के बाद जो जाएगा वो आपको मिजोरम, क्या हो जाएगा, मिजोरम। मिजोरम के बाद जो जाएगा साथियों त्रिपुरा, इसको आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद जो है वो आपको असम, क्या है, असम है। फिर आपको मेघालय है, क्या है, मेघालय। तो देखिए तो पूर्वोत्तर भारत के अंतर्गत आपको 8 राज्य आते हैं। इन 8 राज्यों को आपको अच्छे से क्या करना है कि आपको याद रखना है। तो देखिए तो इसमें से जो ये 7 राज्य है, इस 7 राज्यों को क्या कहा जाता है जानते हैं, तो आपको कहेंगे कि भारत में 7 वर्णों का राज्य, और ऐसा कहते हैं प्रसाद ज्योति प्रसाद सैकिया ने। तो 60 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको सी हो जाएगा। चलिए
आगे चलते हैं, अगला प्रश्न क्या कर रहा है इस पर चर्चा करेंगे। देखिए ये वाला कलर यही डाउट नहीं, ठीक है। देखिए कहा कि संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए क्या है कि आपको निर्देश दिया गया है? तो साथियों हिंदी भाषा के विकास के लिए जो निर्देश दिया गया है वो आपको अनुच्छेद 343 में, तो ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा कि आपको सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारा क्या करना है इस पर बात करते हैं। देखिए कह कि भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र क्या कहेंगे कि आपको विद्रोह या युद्ध के कारण, क्या है युद्ध के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? तो यह हो जाएगा आपको अनुच्छेद 352, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। और साथियों एक चीज याद रखना कि हमारे भारत में जो है ना राष्ट्रीय आपात जो अब तक 3 बार लागू हुई है। सबसे पहला आपको 1962 में भारत चीन युद्ध के कारण, दूसरा जो है 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के कारण, तीसरा जो लागू हुआ था 1975 में आंतरिक गड़बड़ी के कारण, जिसे अब हम लोग कहेंगे आपको सशस्त्र विद्रोह के कारण क्या हुआ था कि आपको लागू हुआ था। तो इस चीज को आपको अच्छे से याद रखिएगा। उसके बाद है अनुच्छेद 360, इसमें साथियों आपको वित्तीय आपात की क्या की गई कि आपको चर्चा की गई। और हमारे भारतीय संविधान में जो वित्तीय आपात की प्रेरणा है वह आपको अमेरिकी संविधान से क्या है कि आपको प्रेरित है। ताकि एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाएगा कि भारत में जो वित्तीय आपात का प्रावधान है वो कहां से प्रेरित है, तो क्या कहिएगा तो वह आपको अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। उसके बाद अनुच्छेद 356, इसके तहत जो है राष्ट्रपति शासन की क्या करते हैं कि आपको घोषणा करते हैं। अनुच्छेद 368, इसमें जो है संविधान संशोधन के बारे में क्या की गई है कि आपको चर्चा की गई है। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से देख लेना है और जहां भी दिक्कत हो आप कमेंट करके जरूर बताओगे, ठीक है ना। चलिए अब देख लेते हैं इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको ये हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है इस पर हम लोग बात करते हैं, ठीक है ना। और आप लोगों को क्लास अगर अच्छी लगती हो साथ हो तो आप लोग अपने दोस्तों में भी क्या करें शेयर करें, ताकि हम आपके लिए अच्छे से अच्छे क्लास जो है दिन प्रतिदिन जो है आपको लेकर आते रहे। चलिए देखिए क्या कर रहा है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है? तो अभी बताएं कि राष्ट्रपति शासन जो है अनुच्छेद 356 के तहत जो होते हैं वो क्या होते हैं कि राष्ट्रपति के द्वारा जो होते हैं वो आपको घोषित किए जाते हैं। तो यहाँ से बात आएगी कि अब तक जो है सबसे ज्यादा बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लागू हुई है, तो वह आपको उत्तर प्रदेश और हमारे बिहार में 8 बार। और सबसे पहले राष्ट्रपति शासन लागू होने की बात आएगी तो आपको पंजाब में, और लगातार सर्वाधिक दिनों तक राष्ट्रपति शासन जो है लागू जो हुई थी वो आपको जम्मू कश्मीर में। उसका सबसे अधिक राष्ट्रपति शासन किस प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान लागू हुई थी, तो वह आपको श्रीमती इंदिरा गांधी। तो इन सभी बातों को आपको अच्छे से याद रखिएगा। और एक चीज और याद रखिएगा कि अक्सर जो पार्टी आपको सत्ता में रहती है वो आपको अनुच्छेद 356 का जो है ना वो काफी ज्यादा जो है वो आपको दुरुपयोग करती है, ठीक है ना। तो ऑप्शन जो ए है इसका वो आपको सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या कह रहे हैं साथियों कि संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति कहते हैं? तो वित्तीय आपात साथियों अनुच्छेद 360 के तहत क्या होते हैं कि आपको घोषित किए जाते हैं। तो इन चीजों को अच्छे से आपको याद रखना है। फिर यहाँ से देखिए कि आपको अनुच्छेद 352, इसमें जो है राष्ट्रीय आपात, अनुच्छेद 356 में जो है वो आपको क्या है तो आपको राष्ट्रपति शासन। तो इन चीजों को अच्छे से देख लीजिएगा। ये आपको पूछे जाएंगे कि राष्ट्रपति शासन जिसको कहते हैं प्रेसिडेंट रूल, तो ये जो राष्ट्रपति शासन है, ठीक है ना। इसके अलावा आपको वित्तीय आपात है, इस सबका अनुच्छेद आप अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। इसके बाद है आपको राष्ट्रीय आपात यानी नेशनल इमरजेंसी या 352 के तहत जो है वो आपको लागू किए जाते हैं, ठीक है ना। तो ये और 352 में मात्र एक बार जो है मंत्रिमंडल शब्द का क्या है कि आपको प्रयोग हुआ है। इसका सही आंसर आपको भी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब चलते हैं आगे। और अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है इस पे हम लोग क्या करेंगे कि आपको बात करेंगे। तो देखिए ये जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है साथियों वो कह रहा है कि संविधान में मंत्रिमंडल, देखिए अभी बोल दिए और ये सब आ भी गया, मतलब ये क्वेश्चन जो है आ भी गया, ठीक है ना। देखिए क्या कह रहा है कि संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग एक बार हुआ है, ठीक है ना। और यह कहाँ है? तो देखिए यह जो है अभी बताए थे अनुच्छेद 352 में। ऑप्शन नंबर इसका क्या जाएगा कि आपको सही हो जाएगा। उसके बाद अनुच्छेद 356, इसमें राष्ट्रपति शासन के बारे में उल्लेख किया गया। अनुच्छेद जो है 74, इसमें स्पष्ट कहा गया है कि भारत के राष्ट्रपति के कार्यों में सहायता व सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसके प्रमुख जो होंगे प्रधानमंत्री। और अनुच्छेद 75 में जो कहा गया है क्या जानते हैं कि भारत के जो आपको प्रधानमंत्री है उसकी नियुक्ति और प्रधानमंत्री के सलाह पर अन्य मंत्रियों की जो नियुक्ति करेंगे ना
वो आपको राष्ट्रपति करेंगे अनुच्छेद 75 के तहत, ठीक है ना। तो इस सबको अच्छे से याद रखना। अनुच्छेद 76 में कहेंगे तो ये आपको महान्यायवादी के पद के बारे में क्या है कि आपको उल्लेख किया गया। और भारत में ये जो महान्यायवादी का पद है साथियों, वो आपको कहां से प्रेरित है जानते हैं? तो भारत में महान्यायवादी का पद जो है वो आपको यानी कि ब्रिटेन से जो है वो आपको प्रेरित है। और भारत के जो अभी महान्यायवादी है वो आपको आर वेंकट रमनी है। इस बात को भी आपको अच्छे से याद रखना होगा कि वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन है, तो क्या कहिएगा? आर वेंकट रमनी। और महान्यायवादी होते क्या है? तो भारत सरकार के सबसे बड़े क्या होते हैं कि आपको कानूनी सलाहकार होते हैं। तो इन चीजों को अच्छे से आपको देख लेना। चलिए, तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट, सॉरी, हाँ, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है? भारत के संविधान के अनुच्छेद 350 के अधीन उपबंध किससे संबंधित है? तो देखिए, कह रहा है कि नागरिकों के किसी भी वर्ग का अपनी विशेष भाषा या संस्कृति को संरक्षित रखने का अधिकार, सिख समुदाय का कृपाण साथ रखने तथा धारण करने का अधिकार। ऑप्शन सी कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाओं की व्यवस्था करने का उपबंध। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना, हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी। तो अनुच्छेद 350 कहता है कि प्राथमिक स्तर पर क्या है कि आपको मातृभाषा में शिक्षा की जो सुविधा है उसका क्या किया जाएगा कि आपको व्यवस्था किया जाएगा राज्य के द्वारा। तो ऑप्शन जो है इसका सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है? लेकिन नेक्स्ट से पहले थोड़ा कलम बदल देते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद संविधान में संशोधन कर सकती है? तो साथियों, संसद जो संविधान में संशोधन करती है वो आपको अनुच्छेद 368 कहता है। तो साथियों एक चीज याद रखिएगा कि भारतीय संविधान में जो संशोधन की जो आपको प्रक्रिया है वो आपको दक्षिण अफ्रीका के संविधान से क्या है कि आपको प्रेरित है। मतलब कि हमारा जब संविधान बना वो संविधान संशोधन की प्रक्रिया संविधान निर्माताओं ने कहां से लिया था जानते हैं? तो आपको दक्षिण अफ्रीका से। और दक्षिण अफ्रीका के बारे में एक चीज याद रखिएगा कि दक्षिण अफ्रीका की आपको 3 राजधानी है जिसे आपको अच्छे से याद रखना है। एक है आपको सबसे पहले केप टाउन, क्या है? केप टाउन, ठीक है ना। उसके बाद जो है आपको प्रिटोरिया, क्या याद रखना? प्रिटोरिया। चलिए, और तीसरा जो है राजधानी इसका वो आपको ब्लोमफांटेन है। कहाँ है? ब्लोमफांटेन है। अब देखिए साथियों एक चीज याद रखना कि ये जो ब्लोमफांटेन है ये आपको क्या है? साथियों ये जो ब्लोमफांटेन है यह आपको न्यायिक राजधानी है। कैसी राजधानी है? न्यायिक राजधानी। उसके बाद जो है प्रिटोरिया यह आपको प्रशासनिक क्या है कि आपको राजधानी है। और से क्या हो जाएगा जानते हैं? तो याद रखिएगा कि पौ से आपको प्रिटोरिया और पौ से प्रशासनिक। उसके बाद जो है केप टाउन यह आपको विधायी राजधानी है। कैसी राजधानी है? विधायी राजधानी है। इन सभी चीजों को आप अच्छे से देख लेना। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इसका साथियों वो आपको क्या हो जाएगा कि आपको सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं 68 नंबर प्रश्न में। 68 नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, इस पे हम लोग क्या करेंगे कि आपको चर्चा करेंगे। देखिए कह रहा है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 368 किसके संबंध में? तो साथियों अनुच्छेद 368 जो है वो आपको संविधान संशोधन की शक्ति से क्या है कि आपको संबंधित है। मतलब कि भारत की जो संसद है संविधान में संशोधन कर सकती है किस अनुच्छेद के तहत? तो क्या कहेंगे? 368 के तहत। तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा कि आपको सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को क्या कर रहा है? संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके दुरुपयोग की शिकायत संसद के भीतर तथा बाहर सर्वाधिक हुई है, जिसका केंद्र में सत्तारूढ़ दल अनेक बार अपने स्वार्थ में प्रयोग किया है? तो वह आपको राष्ट्रपति शासन यानी कि अनुच्छेद 356। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। देखिए अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपात, उसके बाद अनुच्छेद 360 द्वितीय आपात, अनुच्छेद 370 जो कि जम्मू कश्मीर से क्या था कि आपको संबंधित था। तो ऑप्शन नंबर जो आपको इसका क्या हो जाएगा बी, वो आपको सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्या कर रहा है? हाल ही में हटाया गया अनुच्छेद 370 भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो क्या कहेंगे? जम्मू और कश्मीर से। तो जम्मू और कश्मीर से ये जो धारा 370 है इसको कब निरस्त किया गया था? तो आपको 5 अगस्त 2019 को। इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक आता है और जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांट दिया जाता है। एक भाग इसका लद्दाख बनता है और एक भाग जो है इसका वो क्या बनता है जानते हैं? जम्मू और कश्मीर। और दोनों को बाद में केंद्र शासित प्रदेश जो होता है वो आपको बना दिया जाता है। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। ऑप्शन नंबर जो इसका डी है वो आपको सही हो जाएगा। बाकी इधर जो देखे असम, सिक्किम, नागालैंड ये सभी जो है वो आपको पूर्व उत्तर का क्या है कि आपको राज्य है, जिसको कहेंगे भारत का पूर्वोत्तर राज्य। चलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 371 किसे असाधारण विशेषाधिकार जो है प्रदान करता है? तो यह आपको नागालैंड, क्या है? नागालैंड। मतलब आप इतना जान लीजिए कि 371 श्रेणी का जो भी अनुच्छेद है वो आपको पूर्वोत्तर राज्यों को जो है कुछ विशेषाधिकार
प्रदान करता है। इसी में से एक राज्य है नागालैंड, जिसे 371 के तहत विशेष अधिकार जो है वो आपको प्रदान किए गए। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और नागालैंड की राजधानी पूछ दिया जाता है कभी कभी, तो याद रखिएगा कोहिमा, मिजोरम का ताइजो, सिक्किम का गंगटोक और मणिपुर का जो है वो आपको इम्फाल है। तो 71 का सही आंसर आपको ए हो जाएगा। चलिए 72 गए। क्या कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विभिन्न आधारों पर किसी भी भारतीय नागरिकों के साथ भेदभाव से संबंधित है? तो वह अनुच्छेद 15। क्या है? अनुच्छेद 15। क्योंकि आप लोग समता के अधिकार के तहत या राइट टू इक्वालिटी उसी को कहते हैं, या समानता का अधिकार, उसके तहत आप पढ़े होइएगा। क्या जानते हैं कि धर्म, लिंग, क्षेत्र आदि के आधार पर जो होगा व्यक्ति से जो है भेदभाव नहीं किया जाएगा। यह बात अनुच्छेद 15 में जो है वो आपको कही गई है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको डी हो जाएगा। और ये हमारे मौलिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं। किस मौलिक अधिकार में? तो क्या कहेंगे जानते हैं? समता के अधिकार या आपको समानता के अधिकार में। चलिए आगे चलते हैं और उसे देख लेते हैं। अनुच्छेद 356 का संबंध जो है किससे है? तो सातवां अनुच्छेद 356 का जो संबंध है वो आपको राष्ट्रपति शासन से। तो ऑप्शन नंबर जो सी है उसका क्या हो जाएगा कि आपको सही हो जाएगा। द्वितीय पाठ पूछते हैं, ये आपको अनुच्छेद 352 ये बार बार आ रहा है, याद रखिएगा। राष्ट्रीय पाठ कहते हैं, ठीक है ना। तो देखिए सॉरी द्वितीय पाठ कहेंगे ना साथियों, यह मिस्टेक हो गई, थोड़ा सा इसे ध्यान रखिएगा। देखिए द्वितीय पाठ कहेंगे तो ये आपको अनुच्छेद 360, उसका राष्ट्रीय पाठ कहेंगे ये आपको अनुच्छेद 352, संविधान संशोधन कहेंगे अनुच्छेद 368। इन सभी चीजों का अच्छे से देख लेना है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है? कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधानों का जो है वो आपको उल्लेख है? तो यह आपको अनुच्छेद 371 यानी कि ऑप्शन नंबर बी। शुरू में बताए थे कि अनुच्छेद 371 के तहत पूर्वोत्तर राज्य के जो मतलब पूर्वोत्तर भारत के जो राज्य है उसको क्या है कि कुछ विशेषाधिकार जो है वो आपको प्रदान किए गए। तो सही आंसर इसका जान गया। चलिए आगे चलते हैं। क्या कह रहा है? भारत के संविधान के अनुच्छेद 378 जी में दिए गए विशिष्ट उपबंध किस राज्य से संबंधित है? साथियों यह आपको मिजोरम से, क्योंकि आपको बताए थे कि 371 श्रेणी का जो भी आपको क्या अनुच्छेद है वो आपको पूर्वोत्तर भारत से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है। संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण जो होते हैं प्रदान किए जाते हैं? तो यह आपको अनुच्छेद 18 के अंतर्गत। और अनुच्छेद 18 में जो है वो आपको उपाधियों के अंत के बारे में चर्चा किया गया है। तो ये जो देख रहे हैं आप भारत रत्न, ये भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है, ठीक है ना। तो देखिए तो नागरिक सम्मान को हम लोग दो भाग में बांटेंगे। एक जो है आपको भारत रत्न और उसके बाद हो जाएगा दूसरा पद्म श्रेणी का पुरस्कार। तो उसमें सबसे पहले आएगा पद्म विभूषण, याद रखिएगा क्योंकि कभी कभी आपके एग्जाम में सजाने के लिए पूछ लेता है। उसके बाद हो जाएगा पद्म भूषण, क्या जाएगा? पद्म भूषण। उसके बाद हो जाएगा साथियों पद्म श्री। तो देखिए तो इसमें जो सबसे पहले नंबर पे जो नागरिक सम्मान है भारत रत्न, दूसरा पद्म विभूषण, तीसरा पद्म भूषण और चौथा जो है वो आपको पद्म श्री। तो इस सब चीज को आपको अच्छे से याद रखिएगा। तो ये जो अवार्ड दिए जाते हैं अनुच्छेद 18 के तहत। इसके अलावा जो सैन्य अलंकरण दिए जाते हैं वो भी अनुच्छेद 18 के तहत, क्योंकि उपाधियों के अंत में से इस चीज को क्या किया गया कि आपको हटाया गया है, ठीक है ना। कहने का मतलब कि सैन्य अलंकरण और आपको जो सरकार के द्वारा दिए जाने वाले जो आपको नागरिक पुरस्कार है, ठीक है ना, उसे जो है अनुच्छेद 18 से अलग जो है आपको क्या है कि आपको रखा गया कुछ मामलों में। इसे आप बढ़िया से देख लीजिएगा। इसका सही आंसर आपको बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति संरक्षण तथा अपनी पसंद की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और संचालन अधिकार को मान्यता प्रदान की गई है? तो कहेंगे अनुच्छेद 29 और 30 में। तो क्या आप जानते होइएगा कि संस्कृति व शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत जो है वो आपको क्या जानते हैं? अल्पसंख्यकों को अपने मनपसंद के स्कूल खोलने का क्या है कि आपको छूट दी गई है। अपने मनपसंद के स्कूलों को संचालन करने का जो है वो आपको छूट दी गई है। तो इन सभी चीजों को आपको बढ़िया से देख लेना। और आप लोगों को समझ में आ रही है या नहीं आ रही है आप कमेंट करके साथियों जरूर बताएंगे। चलिए आगे देखें 75 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा प्राथमिक स्तर पर क्या क्या आपको मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था का क्या करेगा कि आपको प्रयास करेगा। तो यह जो कहा गया है ना अनुच्छेद 350 में, इसका ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा साथियों वो आपको सही हो जाएगा। यानी कि अनुच्छेद 350 में जो है इस बात को कही गई है क्या कि प्रत्येक राज्य जो है क्या करेगा कि आपको मतलब मातृभाषा में शिक्षा की जो है पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था का क्या करेगा कि आपको प्रयास करेगा। चलिए अब चलते हैं 79 में। क्या कर रहा है ये आपको एनटीपीसी देख लीजिए। यह जो प्रश्न भी आया है ना
यह देखिएगा, यह एनटीपीसी 2016 का मेंस का पूछा गया प्रश्न है। देखिए क्या करा है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 2 द्वारा भारतीय संसद के दोनों सदनों और उनके सदस्यों समितियों की शक्तियों विशेषाधिकार के बारे में जो है क्या है कि आपको यह प्रतिरक्षा को स्पष्ट किया गया। मतलब आप इतना समझिए कि आपको भारतीय संसद के जो दोनों सदन है, लोकसभा राज्यसभा, उसके जो सदस्य हैं, संसद के जो समितियां हैं, ठीक है ना, उस समितियां की क्या शक्तियां होगी, उन सदस्यों का क्या विशेषाधिकार होगा, समितियों का क्या विशेषाधिकार होगा, इसके बारे में जो उल्लेख किया गया है ना अनुच्छेद 105 में, जिसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको सी हो जाएगा। तो साथियों इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए अब चलते हैं आगे। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है। तो साथियों यह है अनुच्छेद 51, क्योंकि इसी में आपको भारत की जो विदेश नीति है, भारत की विदेश नीति के क्या लक्ष्य है, सब के बारे में जो है यहाँ पर चर्चा जो है वो आपको की गई है। तो अनुच्छेद जो है आपको 51 इसका क्या हो जाएगा कि सही आंसर हो जाएगा। तो साथियों आज के इस सेशन में हम लोग क्या किए कि 41 से लेकर 80 तक के प्रश्नों का हम लोग एनालिसिस किया। कल हम लोग क्या करेंगे कि आपको 81 से लेके जो आपको आगे तक का जितना भी अनुच्छेद होगा सबको हम लोग क्या करेंगे कि आपको कवर करेंगे। तो साथियों अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगती हो तो आप लोग अपने दोस्तों में भी इसे शेयर जरूर करें, और वीडियो अगर पसंद आए तो आप अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करते रहिएगा, ठीक है ना, और वीडियो को लाइक भी करते रहेंगे। तो चलिए साथियों आज के सेशन को यहीं पे विराम देते हैं, मिलेंगे आपसे फिर कल एक बेहतर क्लास के साथ। जब तक के लिए आप सभी साथियों से सुविधा, टेक केयर ऑल ऑफ यू।